हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। आज हम देखने जा रहे हैं इसका क्विक रिवीजन सीरीज एनसीईआरटी के थ्रू। हमारा पर्पस क्या है? एनसीईआरटी से ही पेपर बनाए जाते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी को पूरा रीडिंग लगाएंगे और समझेंगे कहां से पेपर बनते हैं, कहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और वो क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है एनसीईआरटी में, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है उसको मैंने येलो से अंडरलाइन किया है। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक इससे पूछे जाएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। टोटल 9 टॉपिक में एनसीईआरटी ने इसे डिवाइड किया है। इसमें 2 टॉपिक बेहद बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जिन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। एक तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, एडेप्टिव रेडिएशन, ये सब जो टॉपिक आ गए। इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोनों पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, यही से क्वेश्चंस बनते हैं। है तो बहुत बड़ा चैप्टर, इवोल्यूशन के 17-18 लेक्चर्स चलते हैं, कहानियों का पूरा ये चैप्टर है। तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो पॉइंट इसमें मैं डील करूंगा वही क्वेश्चंस के फॉर्म में कभी ना कभी किसी सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट इवोल्यूशन। लास्ट तक देखिएगा। चलिए इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 9 टॉपिक आपके सामने रहे। पहले पैराग्राफ से आज तक ना कोई क्वेश्चन बना है ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे ही पैराग्राफ है। आगे की ओर हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहले तो मैं आपको बताऊं, इवोल्यूशन टर्म जो है वह स्पेंसर ने दिया था। अब बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है उसका मतलब क्या होता है? अर्थ पे जो हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसी चीज को बोला जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मींस जो भी हजारों लाखों सालों में जो हमारे अर्थ पे चेंजेस हुए हैं, चाहे वो फ्लोरा के रिगार्डिंग रहा हो या फौना के रिगार्डिंग, मींस प्लांट चेंजेस हुए या एनिमल में चेंज आया, इसी चीज को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। यही लाइफ की ओरिजिन हुई है। कहते हैं पूरे 4 पार्ट में इवोल्यूशन को डील करते हैं। लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, 1 नंबर। 2 नंबर पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के वो क्या एविडेंसेस हैं। 3 नंबर पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के क्या थ्योरीज हैं। थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है। लेमार्किज्म की थ्योरी क्या कहती है, डार्विनिज्म क्या होता है, म्यूटेशन थ्योरी क्या होता है, और न्यू डार्विनिज्म क्या होता है। ये 4 थ्योरी मेनली हैं। एनसीईआरटी ने सबको डिस्कस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बिखरा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा स्टेलर डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। आगे की ओर हम बढ़े। अब जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो अभी मैंने आपको बताया, ओरिजिन ऑफ लाइफ एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है हमारे यूनिवर्स के हिस्ट्री में। इसके बाद आपको पता ही होगा हमारा यूनिवर्स काफी बड़ा है, लगता है ऐसा, मींस एक छोटा सा डॉट टाइप का है पूरा का पूरा ये। तो हमारा उसमें जो एग्जिस्टेंस है वो काफी छोटा है। तो इससे आप समझ सकते हैं हमारी जो धरती बनी है आज से 20 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। तो सोचिए कितनी पुरानी है ये धरती। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इसके कारण ये धरती बनी है। मींस सबसे पहले क्या हुआ, कुछ मैटर्स थे जिनका कॉम्प्रेशन हुआ आपस में। इसके बाद जो सिस्टम थी उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया, जिसके कारण थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसे आज बिग बैंग बोलते हैं, जिसके कारण यूनिवर्स और एक्सपैंड होता चला जा रहा है। ठीक है। जो हमारी अर्थ की ओरिजिनेशन डेट है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक है। कुछ डेटा है एनसीईआरटी के, आप इन पर जरूर गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो सेल आए थे, लाइफ अपीयर हुई थी, प्रोटोसेल आए थे। उसके बाद जो नॉन सेलुलर लाइफ है वो 3 बिलियन ईयर्स पहले आई थी, जिसमें आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड शामिल थे। इसके बाद जो सेलुलर, मींस जब फर्स्ट सेल आया, मींस जहां से एबिलिटी स्टार्ट हुई, मींस वो ऑक्सीजन को रिलीज करने की, वो 2 बिलियन पहले आई है। मींस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ सेल में। तो सोचिए कि कितना ये डेवलपमेंट अच्छा चलता जा रहा है। सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी बातें यहां पे की गई हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बातें बताई जा रही हैं। बहुत सारे पहले के थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एबायोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। कहा तो ऐसा जाता है कि जो लाइफ आई है वो डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से आई है, जैसे स्ट्रॉ, मड, ये सब कहने को बातें हैं। कुछ कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी वगैरह आई हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई है जो कि लुईस पास्चर ने दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर ने कुछ केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्हें मिला क्या कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले की लाइफ थी वो उससे आती है। कुछ मॉडर्न थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ऑपरिन एंड हेल्डन की, जो सबसे मोस्ट लॉजिकल जो बातें बताती हैं। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ का वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आया है
और जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है वो प्रीसीडेड हुआ था केमिकल इवोल्यूशन से। तो वाटर एक इसेंशियल चीज रहा ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो ये रशिया और हेल्डने के जो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन और हेल्डने, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने दिया। जो धरती पे कंडीशन थी उस वक्त की, वो काफी हाई टेम्परेचर हुआ करता था उस समय का। उसमें वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हुआ करता था, जिसमें मीथेन, अमोनिया वगैरह शामिल थे। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कुछ बातें बता रखी हैं यहाँ पे, कैसे कैसे चीजें हुई हैं। नॉन सेलुलर फॉर्म्स में आपको बता चुका हूं 3 बिलियन ईयर्स बैक। इसके आगे हम बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट यहां पे कराया गया है जो मिलर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। मिलर्स ने इसमें क्या चीजें लिए थे, तो मीथेन लिया था इन्होंने, अमोनिया H2O स्टीम के फॉर्म में, और यहां पे हाइड्रोजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कंडीशन जरूर याद रखिएगा, हमारे अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही था कि जिंदगी की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। इसके बाद हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक इरप्शन और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मीथेन और अमोनिया हुआ करते थे। ठीक है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या नहीं था, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मींस विदाउट फ्री ऑक्सीजन। आज प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, मींस उसमें ऑक्सीजन फ्री अमाउंट पे प्रेजेंट है वो। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो फॉर्म हुए वो क्या बना, तो वाटर और अमोनिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, तो मीथेन। अब इसी चीज को, केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए 1953 में मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, जिसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया एक ऐसा फ्लास्क में जिसमें 4 चीजें शामिल थी, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर। 800 डिग्री सेल्सियस पर एक एक्सपेरिमेंट कराया गया जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया 2:2:1 के रेशियो में थे। इन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ दिनों के बाद यहां अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ ऐसी ही बातें मिलर ने बताई, बहुत ही शानदार, गजब की एक्सपेरिमेंट रही है। आज भी इनके एक्सपेरिमेंट को इवोल्यूशन के इतिहास में याद किया जाता है। इसके बाद बायोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको बताया ही, लुईस पास्चर ने दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से रिलेटेड। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक थ्योरी दी गई, इसके रिगार्डिंग कुछ कैनोटेशंस दिए गए, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। माइथोलॉजी पे बेस्ड थी, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं शामिल थे। इसमें 3 कैनोटेशन दिए गए, बिल्कुल फालतू से थे। 3 कैनोटेशंस में 3 कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए। पहला जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आज हम देखते हैं वो ऐसे ही बनाए गए थे शुरू से ही। दूसरी चीजें जो बोली गई, जो डाइवर्सिटी है हमेशा सेम रहा है, जब से धरती बनी है और आगे भी ये बिल्कुल सेम रहेगा, जो बिल्कुल झुठलाती है बात को, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज, जो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो बस 4000 साल पुराना है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बातें थी, तो बिल्कुल आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ये सब क्वेश्चन। ये HMS बीगल याद रखिएगा, जिसमें डार्विन ने सफर किया था। तो ये HMS बीगल जो है ये जहाज का नाम है, तो ये जहाज का नाम आप याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग यही सब चीजें थी। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका वगैरह गए थे इससे, तो यहां से इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। इसके आगे हम बढ़े तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की जाती है। डार्विन हमेशा बात किया करते थे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात किया करते थे। रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहें या इसको डार्विनियन फिटनेस भी बोला जाता है। तो ये चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछा जाएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ, तो कोजरवेट्स जो थे वो पहले सोल लिविंग मॉलिक्यूल्स थे। तो इतना तो आपको याद ही रखना है। इसके आगे हम बात करें, इसके आगे अल्फ्रेड वेलेस के बारे में बात की जाती है। अल्फ्रेड वेलेस जो थे एक नेचुरलिस्ट थे, जो कि मलाय आर्किपेलागो में काम किया करते थे। तो इसके अकॉर्डिंग फिटनेस जो था डार्विन के अकॉर्डिंग, अल्टीमेटली उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी। डार्विन के एक सबसे गजब की जो कॉन्सेप्ट रही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और अपनी किताब थी डार्विन की एक, जिस चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, बहुत ही फेमस किताब, जो मेंडल का काम था, इसी के कारण तो पीछे छुप गया चार्ल्स डार्विन की किताब। डार्विन ने HMS बीगल से पूरी ट्रैवल की, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। बहुत कम ही टाइम में उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकला कि जो आज एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ पे, वो कुछ सिमिलरिटीज शेयर करती हैं, लेकिन कुछ डिग्रीज पे वेरिएशन होता है उनके आसपास में ही। लेकिन जो लाइफ है वो बहुत पहले एग्जिस्ट कर चुकी है, लगभग मिलियंस ईयर्स अगो वो लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी है। जो नेचुरल सिलेक्शन था, इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म था, इसके बारे में उन्होंने बताया था। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है हमारे अर्थ का, वो क्लोजली लगभग कोरिलेट करता है, बिल्कुल रिलेशन है उसका बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट में आने की उम्मीद है। इसके बाद
हम कुछ एविडेंसेस देखें इवोल्यूशन का, जो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ क्या उसके रिगार्डिंग कुछ एविडेंस है, क्या कुछ प्रमाण है जिसके कारण हम बता सकते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। बिल्कुल हाँ, तो ऐसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ऐसे न जाने कितने सारे एविडेंसेस हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने खोजा है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। ये एविडेंस जो होती है वो फॉसिल्स के रिगार्डिंग होती है, जो लोग पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं ऐसा। बिरबल साहनी जो थे वो इंडियन पैलेंटोलॉजी थे, बहुत ही फेमस। फॉसिल क्या प्रोवाइड करता है हमें, मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, ये याद रखिएगा फॉसिल के बारे में। फॉसिल क्या होते हैं, कोई भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो रॉक्स पे रहे, जिनका जो हार्ड पार्ट होता है उसी को फॉसिल्स बोला जाता है। फॉसिल्स कहां मोस्टली होंगे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही जनरली वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब फॉसिल्स का हमें डेट अगर देखना है, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, तो एब्सोल्यूट डेटिंग करना होगा। 4 मेथड है इसके लिए, लीड मेथड, रेडियोकार्बन मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पीड रेजोनेंस मेथड नहीं पूछे जाते। ठीक है, रेडियोकार्बन मेथड एक आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो यहां पे बताई जा रखी हैं। तो फॉसिल्स बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एविडेंसेस देखिए एक नहीं है, कई सारे हैं। पहला एविडेंस आपको यहां पे बताया गया है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इसके अलावे कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस भी हैं जो हम आगे की ओर देखने वाले हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कुछ बातें बताई गई हैं। एक आप याद रखिएगा, नया ये पैराग्राफ जुड़ रखा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। तो इसके बारे में कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने काफी बताया है, जिसमें ये बताया गया जो वेस्टिजियल गिल स्लिट है वो हमारे जब डेवलपमेंट होता है बच्चों का, जब मां के पेट में बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं तो ऐसा नहीं बनता है, होता है लेकिन वो फंक्शनल चीजें नहीं होती हैं। तो इसके बारे में कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने बताया है। तो एम्ब्रियो कभी नहीं पास होते एडल्ट स्टेजेस और कोई अदर एनिमल से, तो इस बात को कहा है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। आगे की ओर हम अगर बात करें तो कुछ डायग्राम दे रखा है, एक फैमिली ट्री है डायनासोर का, जिसमें बताया जा रखा है क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, यहां पर कुछ बातें की जा रही हैं, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस। मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं क्या होता है ये सब। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल ही काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से यही पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज होमोलॉगी क्या होती है। होमोलॉगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक ही चीज है, और एनालॉगस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल एक ही चीज है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले होमोलॉगी के बारे में, होता क्या है। ये कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है, मींस देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन फंक्शन एक होना नेसेसरी नहीं है। सिमिलरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। The organs which have common origin, origin कैसा होगा, तो origin तो common होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी, सेम बेसिक स्ट्रक्चर भी, लेकिन फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसे ऑर्गन को बोले जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमो मींस सेम और लोगस मींस स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलॉगी जो है वो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, और वही शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। एग्जाम्पल रहे हैं फोर लिम्स, जितने भी मैमल्स के फोर लिम्स हैं, वो जो भी विसरल ऑर्गन्स है किसी भी वर्टिब्रेट के, चाहे हार्ट हो चाहे ब्रेन हो, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स बोगनविलिया के और कुकुरबिटा के। आपको जब होमोलोगस एग्जाम्पल में पूछा जाए एग्जाम्पल, तो आप देखना अगर दो हैं दोनों के बीच अगर कॉर्डेट तो इधर भी कॉर्डेट, तो आप बोलना होमोलोगस है। अगर इधर भी नॉन कॉर्डेट तो इधर भी नॉन कॉर्डेट। अगर दो एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं तो आप बोलना कि हाँ ये होमोलोगस है। लेकिन अगर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की बात की जा रही है तो आप बोलना एनालॉगस है। एक ट्रिक मैंने आपको दिया है, काफी काम आता है ये। इसके बाद हम आगे की ओर बात करें, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया बोगनविलिया और कुकुरबिटा का, ठीक है, कुकुरबिट्स। इसके बाद हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, इसके ही रिगार्डिंग है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्पेसीज किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल एक है और रेडिएट कर जाते हैं अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग हैबिटेट्स में। इसी चीज को एडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। एग्जांपल है इसके डार्विन फिंचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, प्लेसेंटल मैमल्स आगे बताया रखा है एनसीईआरटी में। अगर एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन है जो कि हुआ है किसी भी एरिया में, तो ये रिप्रेजेंट करता है उसके डिफरेंट हैबिटेट को, और इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं एनालॉगी की, जिसे एनालॉगस बोला जाता है। एना मींस डिफरेंट, लॉगस मींस स्ट्रक्चर। तो मैं बोल दूं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन तो यहां पे सेम होगा।
तो सिमिलरिटी इन ऑर्गन्स बेस्ड ऑन सिमिलर फंक्शन, ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड डिसिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शंस कैसे होंगे, सिमिलर होगा। तो ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है एनालॉगस ऑर्गन, मींस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात की जा रही है। इसके बाद सिमिलर हैबिटाट्स होंगे, सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स होंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल इसके काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल याद रखिएगा। एग्जांपल है इसके ऑक्टोपस है, मैमल्स है, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स ऊपर दे रखा है, और पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो का। ये 4 एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट, न जाने कितने बार एग्जामों में पूछे गए हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही बता रखा है यहां पे। आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बताता है, तो होमोलॉगस का होना और वेस्टिजियल ऑर्गन का होना, यही सबसे खास बात रही है। एनालॉगस ऑर्गन कभी भी कॉमन एंसेस्ट्री को नहीं बताएंगे, लेकिन इवोल्यूशन को जरूर बताते हैं। प्रोटीन और जीन गिवन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में, एक क्लू देते हैं ये कि कॉमन एंसेस्ट्री रहे हैं इनके। ठीक है, जो बेसिक बातें थी यहां पे मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम। एक चीज बताया गया है यहां पे, जो भी ब्रीडिंग चली है, जो भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में आपको यहां पर बता रखा है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ने जो चीजें कुछ सालों में कर रखी हैं, जो कुछ 100 सालों में 50 सालों में जो कर लिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन ने, अगर वो ही नेचर को करना होता तो नेचर उसमें लाखों साल लगा देता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 of years मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। समझ चुके होंगे आप। तो ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम जरूर एक बार देख लीजिएगा होमोलॉगस ऑर्गन क्या है प्लांट और एनिमल्स के। ठीक है, अब यहां पर मेलानाइज्ड मॉथ के बारे में बात की गई है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पे कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो रिगार्डिंग है वो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है उसके रिगार्डिंग है। तो जहां तक अभी बातें बताई गई हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर उस पर गौर कीजिएगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां मेलानाइज्ड मॉथ के बारे में की जा रही है। यहां पे जो एवोल्यूशन बताया गया है वो जनरली आर्टिफिशियल सिलेक्शन के पहले बताया गया है, जो भी मैंने आपको बात बताई, जो मैन एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में जो चीजें स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है मेलानिज्म के बारे में। ठीक है, तो मेलानाइज्ड मॉथ होते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। 2 तरह के अगर हैं, अगर मानो कि एक जैसे फोटो भी दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको फोटो से क्लियर होगा। जैसे 2 तरह के दे रखे हैं, एक तो फिगर नंबर ए है जिसमें आपको बता रखा है कोई अनपॉल्यूटेड एरिया है, तो बताओ यहां पर आकर शिकारी किसका होगा। जैसे यहां पर डार्क है तो इसका तो कभी शिकार नहीं किया जाएगा, तो ये हमेशा यहां से नेचर से हमारा खत्म हो जाएगा। तो बेसिक सी चीजें पूरे पैराग्राफ में बता रखा है कि कैसे ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ है इंग्लैंड में, और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त ये चीज, उसके पहले और बाद में कैसे कैरेक्टर यहां पे रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही चुका होगा आपको। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये नीचे बता रखा है लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज ए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो हम पहले भी ये लाइन पढ़ चुके हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो जरूर याद रखिएगा। लाइकेंस कभी ग्रो नहीं करते पॉल्यूटेड एरिया में। ठीक है, और कोई भी वेरिएशन कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होता इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। कोई मिक्स पॉपुलेशन में बात की जा रही है, कोई ज्यादा अडेप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव ज्यादा कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी में ड्रग रेसिस्टेंट, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया वगैरह के बारे में बात की जाती है, उतना एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म, एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। स्टोकैस्टिक का मतलब होता है एक प्रोबेबल इवेंट है, हमेशा नहीं होने वाला ये चीज है। तो एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस होता है ये, जो कि कुछ चांस इवेंट पे, बाई चांस, सेरेंडिपिटी पे बेस्ड होता है हमारे नेचर में, और चांस म्यूटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तभी जाकर उनमें चेंजेस आती हैं। इसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बता रखा है, वो मैंने आपको बता रखा है। एडेप्टिव रेडिएशन कुछ देर पहले ही मैंने आपसे डील की है। यहां पर डार्विन फिंचेस के बारे में, जो भी डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे देखा था उसके बारे में यहां पे बता रखा है। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बता रखा है। और यहां पर एडेप्टिव रेडिएशन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स हैं उनके बारे में यहां पर बताया जा रखा है। तो एक बार आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, ऐसा नहीं लगता कि इससे क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। इसके बाद एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स हैं और एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं तो देख सकते हैं। एक तरफ मूल है
तो एक तरफ मार्सुपियल मोल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं एक बार, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते जनरली। इसके आगे नेचर तो फिटनेस को सिलेक्ट करता ही है, तो डार्विनियन फिटनेस की बात जो की जा रही है। दो चीजें होती हैं, ब्रांचिंग डिसेंट इसे बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो कंसेप्ट रहे हैं डार्विन के थ्योरी में। जो डार्विन की थ्योरी है वो बहुत ही गजब की बात है, तो ये याद रखिएगा। डार्विन की जो थ्योरी है, गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन फिंचेस, अ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स सीटिंग ईटिंग फीचर्स या इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस मिले थे, वैरायटी ऑफ बिग्स मिले थे फिंचेस के। तो ये चीज जो बेसिक चीजें हैं वो यहां पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की यहां पे बात की गई। इसके बाद इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। तो स्टोरी जो इस वर्ल्ड का है वो इवोल्यूशन एक प्रोसेस बताता है, और जो लाइफ है हमारे अर्थ पे वो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। यही दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, मानते हैं। जो इस वर्ल्ड की कहानी है वो इवोल्यूशन एक प्रोसेस बताता है, लेकिन जो लाइफ हमारे अर्थ पे आया, जो उसकी स्टोरी है, उसमें बताया गया इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद वर्क जो थॉमस माल्थस का है, उसको डार्विन तो बहुत ही ज्यादा डार्विन को वो इन्फ्लुएंस किया। तो ये सब बातें यहां बता रखी हैं, थॉमस माल्थस नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, उसके बारे में कुछ बताया गया है। म्यूटेशंस जो होते हैं वो फाउंटेन हेड कहे जाते हैं इवोल्यूशन के, ठीक है, वो आगे की ओर बताया गया है। जो म्यूटेशन होता है वो रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है, और जो डार्विनियन वेरिएशन था वो स्मॉल होता है और वो डायरेक्शनल होता है। इवोल्यूशन जो डार्विन के लिए था वो ग्रेजुअल था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रैंडम होता है बिल्कुल। और ह्यूगो डिवेरिस ने म्यूटेशन को कहा था सॉल्टेशन, जिसको सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ड्यूरिंग इवोल्यूशन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वेयर प्लांट्स, ऐसा कहा गया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका यहां से, हार्डी विनबर्ग लॉ। इसमें से क्या चीजें पूछी जाएंगी, फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं और कभी कभी इस पे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई भी, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई भी लार्ज पॉपुलेशन है, अगर उसमें रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, तो जो जीन का फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा जनरेशन टू जनरेशन से, अगर फैक्टर एब्सेंट हो, सिलेक्शन, म्यूटेशन और माइग्रेशन। फिर से सुनिएगा, अगर एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, अगर उसमें रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है और जिसमें जीन की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल कांस्टेंट है जनरेशन टू जनरेशन में, जब फैक्टर, सिलेक्शन, म्यूटेशन और माइग्रेशन जैसे ये सब एब्सेंट अगर फैक्टर हो, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ बातें बताई गई यहां पे, जैसा कि आप यहां पर कुछ बातें बताई गई हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, या कहें तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 कह रहे हैं, तो p यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है। इसके बाद q क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। अब जो यहां पर बता रखा है, तो p स्क्वायर का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। q स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहां पर बता रखा है। इसके बाद अब कुछ खास फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। पहला, जीन माइग्रेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, जीन माइग्रेशन सबसे पहला जो चीज है, जीन माइग्रेशन, या जिसे जीन फ्लो बोलते हैं। आखिर होता क्या है ये जीन फ्लो? जो भी माइग्रेशन होना है किसी भी जीन का एक पॉपुलेशन से अनदर पॉपुलेशन में, बशर्ते वो होना चाहिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन से, मल्टीपल टाइम अगर ऐसा हो रहा है, मिस कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे, तो इसी चीज को बोला जाता है जीन फ्लो बोला जाता है। दूसरी चीज है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बारे में तो एक पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, हमेशा होगा तो छोटा पॉपुलेशन में होगा, 2 से 3 बार पूछा गया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक चांस इवेंट होता है जो कि जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होना किसी भी जीन पूल में, इसी चीज को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो अब बात आती है जीन पूल क्या होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी टोटल जीन्स हैं उनको मिलाकर, जितने भी रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं उनको मिलाकर जीन पूल बोला जाता है। एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ही बातें की जाती हैं, जीन पूल, ठीक है। तो
पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम ये सब टर्म पढ़ते हैं। इसके बाद म्यूटेशन तो आप जानते ही हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इतनी बेसिक सी चीजें हैं जो हार्डी-वीन वर्ग को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद कुछ बेसिक सी चीजें हैं जैसे फाउंडर इफेक्ट। ये क्या होता है फाउंडर इफेक्ट? जब ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो है अगर वो फाउंडर हो जाए तो इसको इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। अब इसके बाद जो कुछ चीजें हैं वो देखिए, यहां पर जो बता रखा है डायग्राम, तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम में 2-3 चीजें बताई जा रखी हैं। जो सबसे पहला है वो स्टेबलाइजिंग के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, तो उसमें जो ऑपरेशन दिखाया जा रहा है पहला जो है स्टेबलाइजिंग है। इसमें पीक जो है वो हाइयर है और सबसे नैरो पीक होता है। दूसरी डायग्राम अगर आप देखें तो डायरेक्शनल के लिए है और तीसरी चीज देखें तो डिसरप्टिव के लिए है। तो 3 यहां पे बताया जा रहा है आपको यही याद रखना, अगर पीक का फॉर्मेशन हुआ है, 2 पीक का फॉर्मेशन हुआ है तो डिसरप्टिव में होगा। डायरेक्शनल में जो पीक है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो पीक्स है वो हाइयर और नैरोअर चलते रहते हैं। ये ठीक है। इसके आगे हम बात करें, ये हमने बात कर ली है। इसके बाद एक ब्रीफ अकाउंट इवोल्यूशन का हम देखते हैं। तो ये सब तो हम बात कर चुके हैं, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनाया, सेलुलर लाइफ्स वगैरह आए हैं। इसके बाद आपको यहां पर कुछ दे रखा है, इवोल्यूशन कैसे जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ है। इसके बाद कुछ और बातें हैं यहां पे। 1938 की बात बताई गई। एक साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी जाती है जिसको सिलोकैंथ बोला गया है, जो कि कहा जाता है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आज इस एनिमल को कहा जाता है लोफिन्स बोला जाता है, जो कि फर्स्ट एम्फीबियन से ये मींस कहें तो इवॉल्व हुए हैं। कुछ लैंड रेप्टाइल्स हैं जो पानी में आ चुके थे जैसे फिश, कुछ ऐसे जो रेप्टाइल्स टाइप के हैं इक्थियोसॉरस जिन्हें बोला जाता है। मछली टाइप के होते हैं रेप्टाइल्स जिनको इक्थियोसॉरस बोला जाता है। जो बिगेस्ट डायनासोर हैं उनको ट्राइनोसेरस रेक्स बोला जाता है, जो लगभग 20 फीट के हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट मैमल्स जो हैं वो लगभग श्रीव की तरह दिखते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें यहां पर बताई जा रखी हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें, आपको यहां पर कुछ जाइंट फॉर्म्स के बारे में बात बताया गया है। तो ये सब बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। ट्राइनोसेरस रेक्स के बारे में, फर्स्ट मैमल श्रीव की तरह दिखते हैं। फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड वगैरह हैं ये सब। जो वेल हैं, डॉल्फिन्स हैं, सील्स हैं और शीकाउज हैं, ठीक है, तो जनरली वाटर्स में ही रहते हैं। तो ये सब बेसिक कुछ सिंपल से मैमल्स हैं। मैमल्स की एग्जांपल पूछे गए हैं नीट 2013 में। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारा कंसेप्ट, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। मींस कहें तो ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए एक यही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन, और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था होमोलोगस, एनालोगस, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव प्रेडिशन, ये इंपॉर्टेंट 2 ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। अब ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बारे में मैं पहले बात बताऊं आपको, वो सबसे ज्यादा क्लोज है ह्यूमन से। अब क्लोजली रिलेशन अगर हम देखें ह्यूमन का, तो सबसे ज्यादा ह्यूमन का रिलेशन चिंपैंजी से मिलता है, इसके बाद गॉरिला से मिलता है, इसके बाद ओरंगुटेन से मिलता है और फिर गिबॉन से मिलता है। चिंपैंजी, गॉरिला, ओरंगुटान और गिबॉन। जो बैंडिंग पैटर्न है क्रोमोसोम नंबर 3 का और 6 का, ह्यूमन और चिंपैंजी का, वो बिल्कुल 100% सिमिलर हैं, जानकर ताजुब होता होगा, ठीक है। इसके बाद कैसे ये इवोल्यूशन होता चला गया और कैसे लोग आते चले गए हमारे अर्थ पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आने वाले जो थे वो प्रोकंसल कहा जाता है, जिसको ड्रैप्थिकस एनसीईआरटी ने कहा है। इसके बाद रैमाप्थिकस में जो आदमी की तरह दिखते थे, मैन लाइक। इसके बाद आया एस्ट्रोलोप्थिकस। एस्ट्रोलोप्थिकस जो था वो एप लाइक दिखता था, लंगूर की तरह वो दिखता था। यही कनेक्टिंग लिंक है एप्स और मैन के बीच। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए जाते थे। इसके बाद जो प्री हिस्टोरिक मैन जिसको रियली बोला जाता है, वो सबसे पहले आए होमो हैबिलिस। टूल मेकर मैन इन्हें कहा जाता है, हैंडी मैन कहा जाता है। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने वाले यही थे। होमो हैबिलिस नाम पड़ा होमोनिड। जो क्रैनियल कैपेसिटी थी बेहद कम, 650 से लेकर 800 सीसी तक का ही हुआ करता था। ये प्रोबेबली मीट नहीं खाया करते थे। ये पहले ऐसे मैन थे जिन्होंने स्टोन का टूल बनाया था एनिमल्स के हंटिंग के लिए। तो ये सब कुछ बातें हैं इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, जो यहां पे बता रखा है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है पूरा लाइन ह्यूमन एवोल्यूशन का। मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं आपको। होमो इरेक्टस 900 सीसी,
डायरेक्ट एंसेस्टर हैं ये होमो सैपियंस के, ये मीट खाया करते थे। जावा मैन की हम बात करेंगे, पहले ऐसे आदमी जिन्होंने आग का इस्तेमाल किया हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और कुकिंग के लिए, ये इरेक्ट एप मैन थे, जावा मैन। फिर आया पेकिंग मैन, फिर आया हिडलबर्ग मैन। एनसीईआरटी ने फिर बातें बताई हैं होमो सैपियंस के बारे में। ये आप कुछ डायग्राम देख सकते हैं जिसमें बताया गया है चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी वगैरह के बारे में और एडल्ट ह्यूमन स्केल के बारे में। ठीक है, नहीं होमो इरेक्टस का बात हमने कर लिया है, निएंडरथल की भी बात हम आगे करते हैं। निएंडरथल के बारे में सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निएंडरथल मैन जो होमो सैपियंस के ही पार्ट हैं, क्रैनियल कैपेसिटी 1300 से लेकर 1600 तक, मींस एनसीईआरटी ने दे रखा है 1400 सीसी, याद रखिएगा। कहां रहा करते थे? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, लगभग आज से लगभग 40,000 से 1 लाख साल पहले। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इनके जो सेरेमोनियल बेरियल थे, जब इनका कोई मर जाता था तो उसको फ्लावर्स और टूल्स के साथ ये उसको दफन किया करते थे। ठीक है, ये बिलीव किया करते थे इमॉर्टलिटी ऑफ सोल में। अब जो लास्ट बात है, क्रोमैग्नन के बारे में बात की जा रही है। क्रोमैग्नन से रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं, क्रैनियल कैपेसिटी 1650 सीसी होती है, जो कि सबसे मैक्सिमम होती है। हंटर मैन थे, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स को इस्तेमाल किया करते थे। डोमेस्टिकेशन यहां से स्टार्ट हुआ था। पेंटिंग किया करते थे, सुंदर सुंदर पेंटिंग, नक्काशी किया करते थे दीवारों पे, गुफाओं के। डायरेक्ट एंसेस्टर रहे हैं मॉडर्न मैन के, बाय नेचर ये कार्निवोरस थे। और जो आज हैं, मॉडर्न मैन है जो आज का, उसे होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है, जिसका कैपेसिटी जो है 1300 से 1600। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई आज से लगभग 10,000 साल पहले। जो प्री हिस्टोरिक केवार्ड थे वो लगभग 18,000 साल पहले भी किए जाते रहे हैं। तो जो बेसिक सी चीजें थी वो यहां पर आपको बता रखा है। अब एक आपको यहां पर बेसिक चीज यहां पर खत्म हुआ। अब एक बार समरी भी जरूर इसका पढ़ लें। और एनसीईआरटी ने लास्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, जरूर इसका देखिएगा। इवोल्यूशन हॉर्स का कैसे हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले आए इयोहिप्पस, फिर आए मेसोहिप्पस, फिर आए मेरिचिप्पस, फिर आए प्लियोहिप्पस और फिर आए इक्वस। एक बार ये पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको बताया है। एक बार और बोल दूं मैं, इयोहिप्पस, मेजोहिप्पस, मेरिचिप्पस और प्लियोहिप्पस और लास्ट में होगा इक्वस। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें थी। यहां पे हमारा इवोल्यूशन ये चैप्टर खत्म हुआ पूरा का पूरा। ये हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बताऊंगा और उसके आगे 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर और बचेंगे, वो भी जल्दी 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। अप्रैल में मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं उनके मैं सीरीज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने भी 10 साल के हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, माइंडसेट क्या होता है एग्जामिनर का, मैं सब कुछ आपके साथ वो डील करूंगा। और इसी तरह बिट्स फॉर बायोलॉजी पे बने रहिए, बिट्स फॉर बायोलॉजी को कंट्रीब्यूट करते रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 9000 से ज्यादा लोगों का ये फैमिली बन चुका है बिट्स फॉर बायोलॉजी। और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे बार बार आने के लिए और बार बार हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।